नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा करेंगे हम अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि अयोध्या किस तरह से तैयार हो रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, बहुत सारे सौगात देने वाले हैं, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां का दौरा कर रहे हैं। और इसके बाद आज की खास चर्चा इस बात पर कि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसका क्या धर्म संकट है, क्योंकि कांग्रेस लगता है कि भारत न्याय यात्रा के जरिए एक अलग रास्ता ले रही है, राहुल गांधी को आगे रखना चाहती है। उधर कई दल मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर चुके हैं और कई तरह के ऐसे ही सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर जो धर्म संकट है उस पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो केरल कांग्रेस है वो भी अयोध्या को लेकर एक अलग सलाह दे रही है अपने सेंट्रल लीडरशिप को कि अयोध्या नहीं जाएं, क्योंकि सीपीएम भी नहीं जा रही, इसीलिए आप हम भी ना जाएं। इस पर भी करेंगे बात। और फिर बात होगी कि जेडीयू की जो अहम बैठक दिल्ली में चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें चर्चा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा तो दे दिया, ये कंफर्म है। अब चर्चा ये है कि नीतीश कुमार खुद उस पद पर विराजमान होंगे और आगे अब क्या रास्ता लेंगे, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अध्यक्ष पद के लिए सियासी गहमा गहमी बढ़ी। ललन सिंह ने दिया इस्तीफा, अब नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का कर रहे हैं निरीक्षण। केरल कांग्रेस ने पार्टी नेताओं से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने की दी सलाह। तो केरल बीजेपी की अध्यक्ष सुंदरम का आरोप, कट्टरपंथी सोच के सामने झुकी है कांग्रेस और सीपीएम के नेता। केंद्र, असम सरकार और उल्फा के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर आज होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका। मेन राज्य में ट्रंप राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव के लिए अयोग्य घोषित। कोलोराडो के बाद मेन में भी चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक सुबह और रात के दौरान घने कोहरे की जारी की चेतावनी। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और बात सबसे पहले एजेंडे की। सबसे पहला एजेंडा रामलला के द्वार यानी कि अयोध्या को लेकर, जहां अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरा कर रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा करने वाले हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा अयोध्या का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का कर रहे हैं निरीक्षण और जो तैयारियां चल रही हैं 22 जनवरी को लेकर उसका भी। तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में बढ़ता ही जा रहा है उत्साह, और ये उत्साह देश भर में यहां तक कि विदेशों में भी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं अयोध्या दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 30 दिसंबर का दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण। 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। ये अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नया नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में करेंगे कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की भी घोषणा। तो अभी जो सौगात का सिलसिला है वो और आगे बढ़ने वाला है अयोध्या के लिए। स्टेशन में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ही इसकी बनावट और झलक श्रद्धालुओं को त्रेता युग की राम नगरी में पहुंचा देगी। इस तरह से
यहाँ पर चित्रण किया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे की भी बात करें तो उसके पास भी दीवारों पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। दीवारों पर भगवान श्री राम और माता सीता के चित्रण को दर्शाया गया है। नए मंदिर के साथ ही जो नया हवाई अड्डा बना, नया रेलवे स्टेशन बना, इसके समेत जो पूरे निर्माण कार्य हैं उसने दरअसल अयोध्या की तस्वीर ही बदल दी है। धार्मिक पर्यटन के साथ ही अयोध्या और आसपास के लोगों के लिए खुल रहे हैं आर्थिक विकास के चौतरफा द्वार, यानी पर्यटन के साथ साथ विकास के सारे द्वार खुल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का काम तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वहां पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो पूरी तैयारी है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले कल अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और उसके पहले पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। और उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने अयोध्या को पूरी तरह साफ सुथरा और चकाचक बनाने का प्रण लिया है। जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, और जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प जो अयोध्या वासियों ने लिया है, अयोध्या के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, यहाँ के हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी गणों ने लिया है, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ अयोध्या के पूज्य साधु संत और जनता जनार्दन सब ने लिया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अयोध्या का एयरपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना की देन है। उन्होंने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं हासिल होंगी। ये केवल अयोध्या के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल संपूर्ण भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, रामलला आ रहे हैं और लगता है कि अयोध्या और आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी समृद्धि ला रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या की तस्वीर बदली है, ऐसा लगता है कि वहां के लोगों और आसपास के लोगों की तकदीर भी बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल जाने वाले हैं, तो सौगातों के सिलसिले में और कौन कौन सा सौगात जुड़ने वाला है शैलेंद्र? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आ रहे हैं तो दो सबसे बड़ी सौगात जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पहला एयरपोर्ट मिलने वाला है और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, जिसे अयोध्या धाम स्टेशन कहा गया, और इसके साथ ही साथ कई ट्रेनों की, कई रेलगाड़ियों की सौगात यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। वंदे भारत हम जानते हैं वो ट्रेन अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि यहीं से करीब 5 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और अयोध्या वासियों को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा। इसके साथ ही साथ अमृत भारत जो ट्रेन है उसका भी तोहफा मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को कई छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं, तकरीबन 15,000 करोड़ की परियोजनाएं। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से मिलने वाली है अयोध्या और उत्तर प्रदेश को। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या किस तरह से तैयार हो रही है वो आपने बताया है विस्तार से, अपने कैमरामैन संजय जैना से बताएंगे। हमारे पीछे ये दिखाएं सूर्यपुंज की तरह, ये आप देखें इस वक्त ये लता मंगेशकर चौक से पहले जो सड़क जाती है
जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, जहां पर जगह जगह स्वागत के लिए मंच लगाए गए हैं, जहां आप अयोध्या की विरासत वहां देखेंगे, साधु संतों का मंत्रोच्चारण देखेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या इस रास्ते पर गुजरेंगे तो यहाँ वो विहंगम दृश्य होगा जहां अयोध्यावासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आएंगे। तो इस तरह से अयोध्या को सजाया गया है। आप देखिए, ये अयोध्या पूरी बदली हुई, सजी हुई नजर आती है। और न केवल लता मंगेशकर चौक बल्कि पूरे अयोध्या में आप प्रवेश करें, ऐसा लगता है कि एक उत्सव का माहौल है, उस महा उत्सव से पहले जो 22 जनवरी को होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन कल होने वाला है। तो निश्चित तौर पर लोगों को इस बात का एहसास है कि एक समृद्धि का द्वार खुला है, जो कनेक्टिविटी के जो नए नए आयाम अयोध्या में शुरू हो रहे हैं, उससे न केवल अयोध्या बल्कि उसके आसपास पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को एक नए पंख मिलने वाले हैं। और उसकी झलक अब दिखाई देने लगी है पहले से ही। जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम बड़ी परियोजनाओं पर काम हो रहा है अयोध्या और उसके आसपास। ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं और वो वहां पर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से वहां पर संत साधुओं से मिलकर वो पूछताछ कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने, ये तस्वीरें हमने दिखाई अभी शैलेंद्र, और कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। आपके पीछे की तस्वीर ये बिल्कुल बयां कर रही है कि किस तरह से अयोध्या बिल्कुल बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए हैं शैलेंद्र, किन किन चीजों की, किन किन तैयारियों का वो खास तौर पर जायजा लेने वाले हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का दौरा है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए हुए हैं। कल उनका दौरा प्रस्तावित था, लेकिन कोहरे के चलते कल वो नहीं आ पाए थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं। सबसे प्रमुख तौर पर जो वो तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है, रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। तो तैयारियां किस तरह से अंतिम रूप में पहुंच चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, उसकी समीक्षा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण की प्रगति भी देख रहे हैं। हम जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होना है। तो निश्चित तौर पर उन पूरी तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। और हम जानते हैं कि आप जितने तस्वीरों के जरिए डीडी न्यूज के दर्शकों को दिखाया, हम अपने पीछे जो ये सूर्य पुंज दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें, ये चौक, ये चौराहे अयोध्या के, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अयोध्या बदल रही है, किस तरह से बदली हुई अयोध्या अयोध्या के लोगों के एक तरह से विकास के द्वार खोल रही है, उनके लिए नए नए अवसरों के द्वार खोल रही है। और निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे बड़े एक धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर अयोध्या उभरे, तो वो स्पष्ट तौर पर उसके एक संकेत इस वक्त हम कह सकते हैं, जो अयोध्या आएगा उसको यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर महसूस होगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चर्चा जरूर करनी होगी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काम की भी, जिस तरह वे वहां पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि आखिर जो संकट है, जो चुनौतियां हैं, जो दुविधाएं हैं विपक्षी इंडी गठबंधन के अंदर, वो किस किस मोर्चे पर हैं, करेंगे इस पर चर्चा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों की क्या दुविधाएं हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बयान दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का यह बयान है कि देश की समस्याओं का समाधान सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं, इसीलिए
राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री पद का फिलहाल उम्मीदवार कहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम चेहरा बनाए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर रही है? लग तो ऐसा ही रहा है। जब से नाम आगे आया किसी ने खड़गे जी का समर्थन नहीं किया। ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडी गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को ही सबसे योग्य उम्मीदवार माना था। अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया था। लेकिन सिद्धारमैया का दावा है कि राहुल गांधी को छोड़कर किसी ने कभी भी भारत जोड़ो यात्रा की ही नहीं। उसी को पैमाना मान लिया है सिद्धारमैया जी ने। अब राहुल भारत न्याय यात्रा पर भी जा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी ही पीएम पद के लिए योग्य हैं, ऐसा सिद्धारमैया का कहना है। हालांकि एक हफ्ते बाद भी विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल थमा नहीं है, लगातार ये बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस बीच में ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है और साफ किया है कि टीएमसी गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, वहां किसी को सीट वगैरह देगी नहीं। कांग्रेस ने कल स्थापना दिवस पर नागपुर में एक बड़ी रैली की और वहां पर साफ कर दिया था कि विचारधारा के रूप में पार्टी कभी समझौता नहीं करने वाली है, अपनी विचारधारा पर चलेगी। लेकिन विचारधारा की बात कीजिए तो 28 दलों के इंडी गठबंधन में क्या कांग्रेस की विचारधारा कई विपक्षी दलों से मेल खा पाएगी? क्या हम उन विपक्षी दलों का नाम ले रहे हैं, डीएमके, मुस्लिम लीग, आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इनकी विचारधारा के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी कांग्रेस? ये चुनौती है। गठबंधन की शर्तों पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, ये रूपरेखा आरजेडी, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने सामने रख दी है। उनका कहना है कि ड्राइविंग सीट हमें दीजिए अलग अलग राज्यों में। तो जाहिर है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के पास न्याय यात्रा के अलावा फिर कोई विकल्प नहीं बचता अपने आप को आगे करने के लिए, राहुल गांधी को आगे करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा के जरिए पार्टी ने अपने चेहरे राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया है। यानी कि उधर से खड़गे जी का नाम आया, इन्होंने राहुल गांधी जी को आगे किया। 14 राज्यों की इस न्याय यात्रा में पार्टी अपनी पारंपरिक सीटों को सामने लाएगी। जो कांग्रेस के जो मजबूत क्षेत्र रहे हैं वहां पर पार्टी जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को महाराष्ट्र में मुंबई में संपन्न हो जाएगी। जो राहुल गांधी की नई भारत न्याय यात्रा है। जाहिर है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की पहल कर रही है ताकि गठबंधन की शर्तों पर ज्यादा झुकना नहीं पड़े क्षेत्रीय दलों के आगे। इसी यात्रा के दौरान देश में राममय वातावरण है। अयोध्या में रामलला आ रहे हैं, तो राहुल गांधी जाति गणना और न्याय को आगे बढ़ाएंगे इसी दौरान। ये समय एक जैसा होगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी ये मान बैठी है कि आगामी चुनाव देश में सिर्फ राम के नाम पर लड़ा जाएगा और उसी का काट ढूंढ रही है क्या कांग्रेस इस यात्रा के जरिए? क्या मोदी सरकार के विकास के एजेंडे के खिलाफ गठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं है विकास वाला, जिससे कि वो विकास बनाम विकास के एजेंडे पर लड़ पाए? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए कि हार का ठीकरा एक बार फिर से, अगर विपक्ष की हार होती है तो वो फिर से कह देंगे ईवीएम मशीन जीत गई, हम हार गए। ऐसा लगता है क्योंकि यही रिकॉर्ड रहा है। आज इसी पर हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो खास चर्चा ये हम करेंगे उसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में एसएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत प्रियंका गुप्ता जी, आप दोनों का। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जरा टाइमिंग को लेकर के हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हुई थी बिल्कुल, जिस समय हिमाचल में चुनाव चल रहे थे, गुजरात में चुनाव चल रहे थे। उसके बाद एक लंबा सा गैप हो गया और अब जाकर के इसके दूसरे चरण को, जिसको भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया है, अब इसको 14 जनवरी से 20 मार्च तक रखा गया है, जब अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा देश विदेश में है। इस टाइमिंग पर आपसे जानना चाहता हूं कि यही टाइम कांग्रेस ने क्यों चुना? लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट पे ही आता हूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो आज का ये है कि जिस तरह देखिए कि इंडिया गठबंधन की ये चौथी मीटिंग अभी एक हफ्ते पहले हुई है दिल्ली में,
और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव के साथ साथ लोगों के सामने में सिर्फ यही आया था कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष का नाम प्रस्ताव रखा है पीएम पद के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये महसूस किया गया कि एक चेहरा के बगैर आप इलेक्शन में नहीं जा सकते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ में आपको एक चेहरा देना होगा। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि उन्होंने ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम दिया और उन्होंने कहा कि खड़गे जी सबसे अनुभवी हैं और इनका नाम हम अपने तरफ से प्रस्ताव करते हैं कि इनका पीएम पद के लिए हम एक फेस बनाएंगे। केजरीवाल ने उसको प्रस्ताव का समर्थन किया था। लगभग 10 पार्टियों ने इसी तरह के नेता जो थे वो इसका समर्थन करते हुए दिखे जी। लेकिन ये सवाल कांग्रेस के अंदर ही सबसे क्यों परेशान करने वाला है और क्यों इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है? दूसरी पार्टियों में चर्चा होने से पहले या उसके मेरिट और डिमेरिट पे जाने से पहले अगर सिद्धारमैया कांग्रेस के सरकार में, आप कर्नाटक में आप समझ सकते हैं कि एक बड़े चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर वो कल स्थापना दिवस पे ये बात कहते हैं कि देश की समस्या का जो हल है वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं, क्योंकि वो ये बताते हुए आगे कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने की थी ऐसा किसी ने देश के किसी नेता ने नहीं किया है। तो अब भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने क्या हासिल किया और देश को क्या मिला, ये तो अब पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब अगर ये भारत को जानने की बात की करके राहुल गांधी ने यात्रा की थी, लगभग 3-3.5 महीने की यात्रा थी उनकी, बिल्कुल, तो उसमें वो भारत को कितना जान पाए, जो अब भारत को न्याय दिलाने के लिए एक अलग यात्रा करनी पड़ रही है। लेकिन जो टाइमिंग की बात आप कह रहे थे, ये बात तो लोगों की चर्चा में तो जरूर आएगी कि आप 22 जनवरी जो देश में एक जिस तरह से एक ऐतिहासिक और एक कह सकते हैं कि एक बड़ा उत्सव के रूप में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होने जा रही है, उसके ठीक साथ में आपने एक न्याय यात्रा की बात शुरू की है, तो जाहिर सी बात है कि आपका कहीं अंदेशा तो बिल्कुल ये है कि कहीं लोगों का एक शिफ्ट जो है, लोगों का मूड जो है ये राम राज और राममय की तरफ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो शायद आपने एक अलग बहस की कोशिश करने की शुरू की है। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर सीधे प्रियंका जी के पास चलता हूँ। प्रियंका जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये टाइमिंग जो रखा गया है, क्या इस टाइमिंग को रखने में कांग्रेस पार्टी ने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा है कि टाइमिंग ऐसी रखी जाए इस दूसरे चरण की, जिसमें कि जो रामलला और अयोध्या की चर्चा है उसके साथ साथ हर जगह पर, मीडिया में, चर्चा में, सब जगह पर कांग्रेस को भी इस यात्रा के जरिए स्पेस लेना है चर्चा में? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, अगर मीडिया हमें स्थान देती है तो ये मीडिया का बड़प्पन हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखिए कि किस तरह से जो मीटिंगें चल रही हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, कहीं मीडिया में उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। देखिए, हम लोग कर रहे हैं ना अभी, सवाल है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे ही चुनाव ऑलरेडी 3 राज्यों में थे जो खत्म हुए, उसके बाद तुरंत हमने सूर्य जैसे ही उत्तरायण में आएगा उसी दिन से 14 जनवरी से ये यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और हर दिन जनता के बीच में होंगे, जनता के मुद्दों के साथ होंगे। आप ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जी पहले जो यात्रा हुई उसमें कितना लोगों को जान पाए, कितना इस देश को जान पाए। मैं पूछना चाहूंगी, सवाल तो ये भी, क्या प्रधानमंत्री जी समझ पाए इस देश को? क्या वो खिलाड़ियों को समझ पाए जो आज बैठकर रो रहे? क्या उन किसानों को समझ पाए जिनकी आय दुगनी करना चाहते थे? उन महिलाओं को समझ पाए जिन्हें वो न्याय नहीं दे पाए? आप ये बताइए, उन बेरोजगारों को जिनको 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, क्या उन्हें समझ पाए? समझ पाए तो किसको समझ पाए, ये बताने की जरूरत नहीं। ये सारे मुद्दे तो आपने विधानसभा चुनाव में उठाए। ये मुद्दे उठाना और मुद्दे उठाना ही विपक्ष का काम होता है। बिल्कुल होना ही चाहिए। तो कौन मुद्दे उठाए? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारा काम क्या है? एक राजनीतिक पार्टी का काम यही होता है कि वो जनता के मुद्दों को, जनता की उस आवाज को जो कहीं किसी कोने में है, किसी भी जिले में, किसी भी, मतलब आप ऐसी जगह पर चले जाइए जहां पे शायद मीडिया नहीं पहुंच पाए, पर जनता की आवाज वहां से उठाना। मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग अपनी चर्चा को उसी दिशा पे रखना चाहते हैं, इसलिए कहा। बाकी आपका मुद्दा उठाना आपका बिल्कुल अधिकार है, आपको उठाना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग अभी जो चर्चा करें, मैं आपके पास लौटता हूँ, प्रियंका जी आपके पास लौटूंगा। मुझे एसएन सिंह जी से थोड़ा सा स्पष्टीकरण लेने दीजिए। एसएन सिंह जी, ये जो टाइमिंग है, सबसे पहले टाइमिंग पर ही हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की एक साथ 2 कोशिश है क्या? एक तरफ तो ये कि विपक्ष में एक लीड लेना, जिस तरह खड़गे जी का नाम आगे आया तो राहुल जी को आगे किया इन्होंने, और दूसरी बात ये कि कहीं सारी चर्चा सब जगह पर आप ही लोग या अयोध्या की ही चर्चा ना होने लगे, उसके लिए एक स्पेस तलाशने की कोशिश है कांग्रेस की।
नहीं, बहुत अच्छा और बहुत सार्थक आज की परिचर्चा है आपकी कि टाइमिंग को लेकर। भैया पूरा देश जो है वो राममय हो गया है, वो भगवान को याद करने के लिए, भगवान के उस समय की चीजों को याद करने के लिए अयोध्या में आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो भगवान की सत्ता को नहीं मानती है, वो अब भी दिखाने पे लगी है कि भगवान राम की तो कोई सत्ता ही नहीं है, वहां जाने की क्या आवश्यकता है। नहीं तो राहुल गांधी जी को तो निमंत्रण दिया गया, अब तो उनको मान जाना चाहिए, आना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि भैया आप देखिए ना, संजय निरुपम के बयान को देख लीजिए। कांग्रेस के जो इंडी अलायंस है उनमें खुद में ही रार मची हुई है। वो कह रहे हैं कि संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो जीरो से शुरू करना है महाराष्ट्र में। उनकी हैसियत क्या है? टीएमसी कह रही है कि हम तो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगे, उनकी हैसियत क्या है? तो मुझे लगता है कि यात्रा देर से शुरू हो सकती थी, क्योंकि उनको भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, उनको राम मंदिर अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए तो वकील खड़ा करते हैं, उसके फैसले को चुनौती देते हैं, कहते हैं कि कभी अगर ऐसा होगा तो वहां हम पुनः बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। बहुत सारे ऐसे बयान सुने होंगे जो हिंदू को गाली देना, सनातन को गाली देना, ऐसा कार्य करेंगे। तो जब वहां पर आएंगे तो लोग पूछेंगे ना भैया कि मतलब वहां कैसे आ गए? अगर भगवान राम की सत्ता ही नहीं, भगवान राम है नहीं, तो इस नाते वो धीरे से नहीं कहा जाता है कि दाएं बाएं हो जाना, इस नाते वो यात्रा कर रहे हैं। अब हमारी बहन कह रही थी यात्रा की बात, आप यात्रा देख लीजिए। पहली बार जब यात्रा निकालते हैं, पहले दिन की यात्रा में उनके साथ कौन रहता है? वो पादरी जो कहता है दुनिया में कोई धर्म नहीं होता है। दूसरे दिन की यात्रा में कौन रहता है? वो व्यक्ति रहता है जो स्वयं गाय को जिंदा जलाया रहता है। आगे की यात्रा में वो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, राम और जय श्री राम की बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की बंटवारे की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि न्याय यात्रा निकालिए, लेकिन वो जो विधवा कॉलोनी बनी है तिलक नगर में दिल्ली में, उनको न्याय कब मिलेगा? उसके लिए यात्रा कब निकालेंगे? जो सिख बहनों पे अत्याचार हुआ उसके लिए यात्रा कब निकालेंगे? जो देश में इमरजेंसी यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताया, जो भारत का बंटवारा कराया, आज तो आवश्यकता है आदरणीय। ठीक है, आइए और भव्य राम का मंदिर लौटता हूं एस एल सिंह जी। तुलसीदास जी ने तो लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तमाम आरोप आपने लगाए हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस से भी हम बात जरूर करेंगे। भव्य राम का मंदिर लौटता हूं, कांग्रेस का पॉइंट भी इस मुद्दे पर जरूर लेंगे। लेकिन विनोद जी, आप जो ये यात्रा की टाइमिंग पर हमने बात की आपके साथ, अब इस यात्रा के मकसद पर बात करता हूं। ममता बनर्जी खरगे जी के नाम को आगे करती हैं। खरगे जी को पार्टी के अंदर कोई कहीं से समर्थन नहीं। आज सिद्धारमैया जी के बयान को हम लोग चला ही रहे हैं कि क्या उन्होंने कहा है। तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने एक मकसद ये भी हासिल करने की कोशिश की है क्या कि खरगे जी का नाम आगे करने से क्या होगा? हमने राहुल जी को आगे किया और चर्चा करनी हो तो इन्हीं पर चर्चा कीजिए, और इसके साथ ही सीट शेयरिंग वाला जो तोलमोल होना है उसमें भी पार्टियों के ऊपर, सहयोगी पार्टियों के ऊपर दबाव बनाने, बढ़त लेने का मकसद। लाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और इस सवाल को आपके जवाब देते हुए मैं कोशिश करता हूं कि अब सबसे देखिए कि सीट शेयरिंग की बात को लेके इनके पास में एक डेडलाइन है 30 जनवरी का, और इनके साथ में ये कहा गया कि सारी पार्टियां अपने अपने साथ में इस चीज़ को लेके आएंगी कि सीट शेयरिंग पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत चालाकी से इस बात के लिए खड़गे जी के ही कमेटी बना के और खड़गे जी को ही इस बात के लिए छोड़ दिया कि वो खुद निर्णय कर लें कि वो सीट शेयरिंग में कांग्रेस कितनी सीटों पे झुकने के लिए तैयार है। अब सवाल दिक्कत क्या है कि इस बात को समझने की कोशिश हम लोग अगर करें तो ममता बनर्जी ने अपने परसों तरसों की रैली में और साफ साफ कह दिया था कि कब बीजेपी से लड़ाई सिर्फ टीएमसी लड़ सकती है और टीएमसी अकेले जाएगी। तो ममता बनर्जी ने एक तरह से साफ कर दिया कि बंगाल में इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है जी। इसी तरह की बात आप इधर देखें तो उत्तर प्रदेश में भी देख लें, बिहार में भी इनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही है अलग अलग रीजन में कांग्रेस की, और सारे पार्टियों ने लगभग इसी तरह की बात कही है कि हमको जीतने वाली सीटें चाहिए। अब राहुल गांधी की जो ये भारत न्याय यात्रा है उस नक्शा को अगर समझने की कोशिश करेंगे, प्रियंका जी बेहतर बताएंगी, वो नक्शा में अगर आप देखेंगे कि मणिपुर से लेके और महाराष्ट्र तक ये जो इनकी यात्रा है 14 जनवरी से लेके 20 मार्च तक का, वो उन सारे जगहों पे जाती है, यात्रा है जहां पे कांग्रेस कमजोर रही है या यहाँ पे कांग्रेस ने जो उनकी एक मजबूत आधार था वो उन्होंने खो दिया है उस जमीन को। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस 2019 में जितने सीटें वहां पे चुनाव अपने कैंडिडेट को उतारी थी
वो कैंडिडेट को एक समर्थन लेते हुए कांग्रेस लगभग ये मैसेज अपनी यात्रा में, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे झारखंड के लीडर हो, चाहे वो आरजेडी के लीडर हो, जेडीयू के लीडर हो, यूपी में सपा हो, इन सारे स्टेट से गुजरते हुए ये मैसेज देना चाह रही है कि इन सारी सीटें पे जो संभावना उनकी बनती है वो उनकी दावेदारी है। और एक तरह से राहुल गांधी इसी को फुटप्रिंट बढ़ाते अपना देते हुए आगे बढ़ते हैं। रही बात कि ये बात कांग्रेस के तरफ से सीट शेयरिंग के साथ साथ में जो सिद्धारमैया का कल का स्टेटमेंट है वो भी समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ये बात बता रही है अपने गठबंधन के नेताओं को कि कांग्रेस का फेस राहुल गांधी है जी। और राहुल गांधी को फेस बनाने में अगर ममता बनर्जी का ये तीर जो था कि वो एक तरह से राहुल गांधी को नेशनल सीन से रिजेक्ट करती हुई दिख रही थी, तो कांग्रेस ने एक तरह से उनके लिए ये जोरो यात्रा जो न्याय यात्रा बनी है वो एक तरह से रीलॉन्चिंग है राहुल गांधी का, बिल्कुल, जो वो पब्लिक फेस में लाके वो बताना चाह रही है पार्टी कि ये कांग्रेस के अगर फेस कोई है तो राहुल गांधी है। तो जाहिर सी बात है कि पीएम के अगर दावेदार कोई है तो सिर्फ राहुल गांधी है। ये अब इंडिया गठबंधन को समझने की जरूरत है। प्रियंका जी, जो तमाम बातें उठाई उसका तो आप जवाब दीजिएगा ही, एसएन सिंह जी ने भी बातें उठाई हैं, मैं चाहता हूं उसमें एक दो चीजें और जोड़ दीजिएगा। पहली बात ये कि ये यात्रा कई जगह पर अगर मानचित्र को आप देखिए तो कई जगह ऐसे ऊपर नीचे होकर जाती है, लेकिन ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रही है। क्या इसकी कोई खास वजह है? पहली बात। और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि क्या आप जो विचारधारा से समझौता नहीं करने की बात नागपुर में कह रही हैं तो कैसे तालमेल बिठाइएगा बाकी दलों के साथ? देखिए, मुझे लगता है कि सीट बंटवारे की जहां तक बात है तो वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि 31 तारीख तक जो भी सीटों का मामला है वो ऑलरेडी सुलझ जाएगा। पर मैं मीडिया के माध्यम से उसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि स्ट्रैटेजी जो होती है, जो पूरी एक राजनीति जिसको कहते हैं कि वो अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लायंस को कितनी सीटें देती है। वो सारी कैलकुलेशन एक अलग विषय होता है। ठीक है। परंतु अगर हम बात करें कि विचारधारा की, तो कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है। कांग्रेस हमेशा से संविधान में विश्वास रखती है। आज अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो कोर्ट के निर्णय से हो रहा है। अभी एसएन सिंह जी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे कि ये है, मतलब मुझे लगता है कि कुछ तो तथ्यों पे बात करनी चाहिए। आप यहाँ मीडिया के सामने बैठे हुए हैं, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए, पर आप अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कब कहा कांग्रेस ने? जैसे कि कौन सी बात है? कहा कि हम सम्मान करते हैं कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उस सड़कों पर। और अगर आप मंदिर जाने की बात करें तो मंदिर हम जाते रहे और हम जाएंगे। इनसे पूछिए, इन्होंने जो आडवाणी जी अयोध्या जाने का प्रोग्राम है, उनको कब इनवाइट करेंगे? तो दूसरी चीज ये है कि मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई ना कोई इस तरह की अनाप शनाप बातें करती चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी को रिलॉन्च करने की जरूरत नहीं। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि उनका नेता राहुल गांधी हो तो इसमें कार्यकर्ता की एक श्रद्धा है, कार्यकर्ता की एक कर्तव्य निष्ठा है और प्यार है अपने नेता के प्रति। परंतु मैं ममता जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने एक नाम आगे किया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो उसके लिए मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी। परंतु ये सारे डिसीजन अभी नहीं किए जाएंगे। जिस तरह से पार्टी की एक मीटिंग होगी, समन्वय समिति होगी, वही इन चेहरों को डिसाइड करेगी। और मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की बात है कि इन्होंने अपनी मीटिंग कब करनी है, ये अपनी मीटिंगें कब करेंगे, इनके घटक दल कहाँ, ये करेंगे भी गठबंधन की नहीं करेंगे? इन सारे सवालों के जवाब तो इनको भी मैं पूछ लेता हूँ ना, आपके इन्हीं सवालों को मैं एसएन सिंह जी से डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं एसएन सिंह जी, या सिर्फ राम मंदिर पे ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक सवाल है। अच्छा, ठीक है। उनका निर्माण इतिश्री हो गया। जनता में जो बेरोजगारी की मार झेल रही है वो सवाल नहीं है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगार बच्चे कुपोषित हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। महिलाओं का हक कहाँ है भाई साहब? 450 रुपए का सिलेंडर जो आपने वादा किया, देंगे कब और देंगे? जो भी आप सवाल उठा रही हैं सीधे मैं एसएन सिंह जी से पूछता हूं। एसएन सिंह जी, आपसे पूछा गया है कि ये बताइए आपकी गठबंधन कब होगी, आप सीट शेयरिंग कब करेंगे, और दूसरी बात उन्होंने मुद्दे को लेकर पूछा है कि भाई आपके मुद्दे क्या खाली राम मंदिर है क्या? किसानों की आय दुगनी हो गई एसएन सिंह जी? अब उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, अच्छी बात प्रियंका जी ने कहा। प्रियंका जी को याद करना होगा कि बात इसलिए उठ रही है कि आपके यहाँ विवाद है इन चीजों को लेकर। संजय निरुपम में और संजय राउत में आज विवाद हो रहा है।
संजय राउत कह रहे हैं कि भैया हमको जो है 23 सीटों पर लड़ना है, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, टीएमसी कह रही है, जेडीयू कह रही है, आरजेडी कह रही है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह का विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास, विश्वास और प्रयास की राजनीति पे टिकी हुई है। आपने पूछा हमने किया क्या है, निश्चित तौर पे आदरणीय प्रियंका जी पूरे भारत में मोदी जी की गारंटी वाले गाड़ी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने उन चीजों को लेकर जनता के बीच में जा रही है कि हमने आवास दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, शिक्षा दिया, सुरक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, और जो लोग इससे वंचित रह गए उनको उन योजनाओं से भागीदार बना रहे हैं। इस नाते जो विकास की गारंटी है मोदी जी की, जनता उस पर मोहर लगा रही है। मोदी जी गारंटी देते थे कि जब कभी पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी 370 समाप्त करेंगे, 370 समाप्त। मोदी जी की गारंटी थी जब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो कोर्ट का निर्णय सही, भव्य राम का मंदिर बनेगा, भव्य राम का मंदिर बन रहा है, 3 तलाक पर कानून है। आपने पूछा इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या? अरे जब ये निर्णय आ रहा था तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने कहा ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, इस नाते वहां पे मंदिर बन जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह 36 घंटा जेल में गए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसके 22 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ। बिल्कुल, ये ठीक है कि लगातार आपके एजेंडे में, आपके मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रहा। जनता, जो भारत की जनता है, वो सभी लोग प्रसन्न हैं कि जो हमारे आराध्य हैं, क्योंकि सभी जितने धर्मों को मानने वाले हैं सबके कोई न कोई ईश जगदीश होते हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोग वो ईश को नहीं मानते थे कि भगवान कोई है, भगवान राम भी है। और हमारी बहन ने पूछा सवाल कौन उठाया, 27 वकीलों ने एफिडेविट दिया कि भैया भगवान राम की सत्ता नहीं है, रामेश्वरम की सत्ता नहीं है। आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। मैं तो कहूंगा कि आदरणीय प्रियंका जी, बल्कि हाल में सैम पित्रोदा जी का भी बयान आया है, प्रभु राखिए एसएन सिंह जी, सैम पित्रोदा जी का भी बयान आया है। भगवान सभी चीजों को बिसरा के आपको अपने शरण में रख लेंगे। जो अभी डेंगू मलेरिया कहते थे, जो कहते हैं कि बिहार का डीएनए खराब है, वो यात्रा जब बिहार से निकलेगी तो बिहार के लोग पूछेंगे ना कि भैया हमारा डीएनए खराब है। जब वो यात्रा अयोध्या के बगल से गुजरेगी तो लोग पूछेंगे ना कि आप तो भगवान राम को मानते ही नहीं थे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य की है उन कार्यों को लेकर जा रही है, राष्ट्रवाद को लेकर जा रही है, विकासवाद को लेकर जा रही है, और अच्छे धर्मों का अगर अनुपालन करें जिससे विकास भी बढ़े, लोगों का विश्वास भी बढ़े, और हम प्रयास करें कि सभी धर्मों का सम्मान है। हम आपकी तरह ये नहीं कहें कि देश में एक धर्म होता है, एक की नसबंदी करे, एक को खुदबंदी करे, एक की यात्रा पर छूट दें। और मैं तो कहूंगा प्रियंका जी, आप लोग कहते हैं कि सूर्य भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमा भारतीय जनता पार्टी के, सूर्य ग्रहण भारतीय जनता पार्टी का, योगा भारतीय जनता पार्टी का, कुंभ भारतीय जनता पार्टी का, केवल बहुत बहुत धन्यवाद एसएन सिंह जी। यहीं पर धन्यवाद करना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। फिलहाल ये बात जरूर है कि न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश है कि एक साथ कई मकसद को हासिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, एसएन सिंह जी और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और मुद्दा भी बड़ा ही दिलचस्प है कि केरल कांग्रेस कह रही है कि अयोध्या नहीं जाए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता। इस पर खास चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। वक्त है ब्रेक का। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब एक बहुत ही खास खबर और उस पर खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, और वो खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर में राम लला विराजमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो निमंत्रण पत्र है वो तो पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं को कई पार्टियों को भेजा गया है, सत्ताधारी पार्टी के भी और विपक्ष के भी बड़े बड़े नेताओं को, खासतौर पर अध्यक्ष जो हैं उनको और बड़े नेताओं को। लेकिन इसके साथ ही कई लोगों और विपक्षी दलों के नेताओं के सामने अब लगता है कि धर्म संकट की स्थिति बन गई है।
और वो धर्म संकट क्या है? सीपीएम के सुप्रीमो सीताराम येचुरी ने इस आयोजन से अपने में को ना शामिल होने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दी कि नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन सीताराम येचुरी के मैसेज को लगता है कि सबसे ज्यादा केरल कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता से ले लिया है, क्योंकि केरल कांग्रेस अब उसी लाइन पर जा रही है, सीपीएम से कंपटीशन करने के लिए लगता है। कांग्रेस के केरल अध्यक्ष के सुधाकर ने कहा है कि हमने अपनी बात आलाकमान को बताई है कि सोच समझकर फैसला लें, यानी कि वो साफ कह रहे हैं कि सोच समझकर फैसला लीजिए। जाहिर है वोट बैंक की सियासत में सीपीएम से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को भी निमंत्रण को ठुकराना होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी मजबूरी कांग्रेस पार्टी के पास क्यों? तो केरल बीजेपी के अध्यक्ष को मौका मिला। के सुरेंद्रन ने आरोप लगा दिया कि कुछ कट्टरपंथी गुट के दबाव के कारण कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं कर पा रही है। के सुरेंद्रन का मानना यह भी है कि यह भारतीय संस्कृति परंपरा के गौरव का दिन है और कांग्रेस पार्टी दबाव में झुक गई है। ये के सुरेंद्रन वहां पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष सबके राम की बात तो करता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है। कई दल विपक्ष के और कई नेता कन्नी काट रहे हैं। केरल के एमपी और कांग्रेस नेता शशि थरूर कहते हैं कि यदि आप निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो आप बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। ये शशि थरूर का कहना है। सबसे बड़ा सवाल है कि राम कृष्ण को भगवान मानना आस्था का विषय हो सकता है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई ज्यादा मानता है, कोई कम मानता है, लेकिन राम कृष्ण सीता इस देश के पूर्वज हैं, सनातन की पहचान है। इससे इनकार तो कोई नहीं कर सकता, और कोई कर रहा है तो कैसे इनकार कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। तो प्रकाश जावड़ेकर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल के प्रभारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज पर जुड़ने के लिए। नमस्ते सर। आपसे सबसे पहला सवाल यही कि आपको क्या लगता है कि विपक्षी दल ऐसी लाइन क्यों ले रहे हैं? इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं क्योंकि हम सब जानते हैं कि केरल में मंदिरों के प्रबंधन में तो उनका पूरा दखल है, उनके नेताओं का। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक पूजा पंडालों पर दखल रहा है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर में नहीं आना। ऐसा है, यह अंतर विरोधों से भरी कांग्रेस जी और अंतर विरोध से भरी ये इंडिया आघाड़ी जी, ये जो है, ये देश के बारे में भूमिका स्पष्ट कर ही नहीं सकती। क्योंकि इनका मानना क्या है, अब जिसका खुद के नाम में ही सीता भी है और राम भी है बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सीताराम ही कहते हैं कि हमें नहीं जाना है, राम को मंजूर नहीं है। तो नाम से तो राम हटाया नहीं। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस की तो स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है जी। पहले जिस भूमिका का वो समर्थन करते थे, अब उसके विरोध में गए, और बीच में तो यहां तक पहुंचे कि जब राम सेतु का विवाद पैदा हुआ था तो उन्होंने एफिडेविट दिया कि राम एक काल्पनिक स्थिति है। और अब केरल में नई कंट्रोवर्सी आई, मैंने सुना है, ऑफिशियली नहीं सुना है, कि कांग्रेस के ऑल इंडिया के कांग्रेस ने कहा है कि शायद कोई उनका लोग जाएंगे उसके नेताओं के एवज में। तो ऐसा जो कहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर जाएंगे तो केरल के लोग कह रहे नहीं जाना चाहिए। विवाद इस पर छिड़ा है कि कौन जाना है मालूम नहीं है, और उस पर विवाद छिड़ गया है। तो ये बात यहाँ मुद्दा है। ठीक और है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बनती है। अब अयोध्या का राम जन्मभूमि 500 साल का इतिहास, संघर्ष, और अपने देश का जो मूल प्राण है, अरुणाचल में जाओ या केरल में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, पंजाब में जाओ, कहीं भी जाओ, कश्मीर में जाओ, तो राम मिलता ही है। ठीक है, तो बिल्कुल। राम इस देश के रग रग में बैठा है जी। तो उसको ही विरोध करना, तो केरल के कांग्रेस की इतनी दुविधा है। कुछ नेता कह रहे नो कमेंट्स, ठीक है, कुछ नेता कह रहे कि नहीं, ये इंडिविजुअल निर्णय होता है, जिसको जाना है जाइए। तो कुल मिला के क्या
और दुविधा ये में, किसके दबाव में? हाँ, ये मुस्लिम लीग के दबाव में। हाँ, मैं आपके मोहम्मद पास अली जिन्ना की मुस्लिम लीग केरल में जीवित है, हाँ, और वो कांग्रेस के साथ है, उसके दबाव में कांग्रेस के केरल के नेता ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, शशि थरूर जैसा व्यक्ति भी अगर ऐसी भूमिका लेता है तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस को देश के आस्थाओं के प्रति भी जरा भी उनकी लोकतांत्रिक कोई रवैया नहीं है। ठीक है। वो लगातार इसमें तुष्टिकरण की राजनीति ही करना चाहते। ठीक है जावड़ेकर जी, आप क्योंकि केरल बीजेपी के प्रभारी हैं तो मैं आपके संज्ञान में एक दो चीजें और लाता हूं। बात जब यूसीसी पर विरोध की हुई तो एक ही टर्फ पर सीपीएम और कांग्रेस खेलते हुए नजर आए। बात जब इसी तरह से सीए की होती है या किसी चीज की तो लग रहा है कि केरल कांग्रेस लगभग उसी लाइन पर खेलती है जिस लाइन पर वहां पर सीपीएम खेलती है। आपको लगता है कि अयोध्या राम मंदिर के मामले में भी यही हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि वहां अभी लोकसभा चुनाव में ये क्या है, जो कॉमन सिविल कोड पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हुआ उस पर वहां जोर से विवाद चल रहा है। बिल्कुल, जिस पैलेस्टाइन के समर्थन में वो वहां जुलूस और एक दूसरे के ऊपर और हावी होने का प्रयास चल रहा है। और उसके डिस्कोर्स में एक विचित्र बात यह है कि पैलेस्टाइन के समर्थन में भाई किसी का भी बलि न जाए, इनोसेंट नागरिक न मारे जाए, ये कहना अलग चीज है। लेकिन इनोसेंट लोगों को हमास ने मारा और उनको भगा के ले गए और उनको नहीं छोड़ रहे, इस पर एक भी लफ्ज नहीं बोलते वो। तो ये पाखंड है, ये दो न्याय वो लगा रहे हैं। और इसलिए ये पूरी राजनीति है केरल की कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म और कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसकी ये मुद्दा है। और इसलिए कांग्रेस और इन सभी इंडी गठबंधन को, अच्छा कम्युनिस्टों ने कहा है कि इंडी गठबंधन बाकी जगह हो सकता है लेकिन केरल और बंगाल में नहीं होगा। तो फिर बचा कहाँ कम्युनिस्ट, सही बात बचे है। कहाँ कम्युनिस्ट? तो इसलिए ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जनता के सामने ये पूरे एक तरह से सब उजागर होगा इनकी कंट्रोवर्सी, और देश को हित को प्राधान्य देकर देश की गरिमा को बढ़ाने वाले मोदी जी को इसीलिए लोग चाहते हैं। इस बार केरल में भी आप देखोगे कि हम 5 सीटों निश्चित रूप से जीतेंगे और लोकसभा में पहली दफा केरल की दखल होगी बीजेपी की। अगला सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेता हूं। ये दोनों पार्टियां क्योंकि एक ही टर्फ पर खेल रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये लोग अपीजमेंट के लिए बिल्कुल कंपटीशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल में रास्ता इसी बीच से होकर निकलता है क्या? इसी बीच ने हमने जो मोदी जी ने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह से बेनिफिट दिया है, 30 लाख किसानों को 32 हजार रुपए मिले, 55 लाख MNRGA मजदूरों को 30 हजार रुपए मिले हैं हर साल। और उसके सिवा 3 लाख महिलाओं को गैस मिला है, 3 लाख लोगों को घर मिले हैं, क्योंकि और दूसरा वहां हुआ है जी 50 लाख लोगों को और हिंदू मुसलमान सबको, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सबको मिलता है। और वहां ये मिला है बड़े मात्रा में मुद्रा लोन। तो लोग मोदी की बम बम कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, नन्हे मोदी कहते हैं वहां सब लोग, और यही लोकसभा का चुनाव की बिसात है। और इसीलिए डर गए हैं। ठीक है, यानी कि बात बिल्कुल साफ है कि एक तरफ विपक्ष का तुष्टीकरण का मुद्दा आप लेकर जाएंगे और दूसरी तरफ आपका जो सबका साथ सबका विकास है उसको भी प्रमोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर, इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, और अगली बड़ी खबर जो है वो जनता दल यूनाइटेड के अंदर की जो राजनीति है उससे जुड़ी हुई खबर है कि जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक का कुछ सत्र खत्म भी हो चुका है। पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया
कई दिनों से इसकी चर्चा थी कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, तो आज साफ हो गया कि इस्तीफा दे दिया। अब बात है कि अगले अध्यक्ष, तो ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबर आ रही है कि अब नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वही फैसला लेंगे। तो अब आगे जेडीयू और नीतीश कुमार क्या लेंगे रास्ता, इसको लेकर चर्चा गर्म है, क्योंकि ललन सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो आरजेडी की तरफ झुक रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की एकता और नीतीश कुमार की सरकार को लेकर भी अटकलें चल रही हैं। क्या रहेगा महागठबंधन के अंदर, अब क्या रुख होगा नीतीश कुमार का? जेडीयू की इस बैठक से साफ होगा कि नीतीश कुमार की आगे क्या भूमिका होने वाली है, बिहार की राजनीति में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी। बिहार की राजनीति और मिशन 2024 जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन है, उसमें अब नीतीश कुमार कौन सा रास्ता लेंगे, इसकी चर्चा है कि आखिर अब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार क्या रास्ता लेने वाले हैं। तो जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनके इस्तीफे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह चुनाव लड़ने का बहाना बनाकर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि उनकी आरजेडी के साथ बढ़ती नजदीकी की वजह से ऐसा हुआ है। साथ इतने साल से है, इसका कोई मतलब नहीं। अभी जो राजनीति की परिस्थिति है उसके हिसाब से चीज़ों का डिसीजन होता है। अब स्वाभाविक रूप से ना आरजेडी की अपनी राजनीति है। अब नीतीश जी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं कि लालू जी नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे, ये कभी हो सकता है क्या? लालू जी अपनी राजनीति को और अपने बेटा की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और उस राजनीति को आगे बढ़ाने में स्वाभाविक रूप से नीतीश जी धीरे धीरे एलिमिनेट होंगे। और उधर बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी ललन सिंह के इस्तीफे पर अपनी पार्टी जेडीयू का रुख साफ किया है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। दोनों वरिष्ठ नेता हैं और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। तो इस खबर पर जुड़ेंगे अपने संवाददाता से और लेंगे ताजा अपडेट, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जेडीयू के अंदर किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। ललन सिंह के इस्तीफे की पुष्टि तो हो चुकी है, बाकी नेता जेडीयू के खुलकर कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन ताजा स्थिति क्या है? कुमार आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। आलोक, सीधा सवाल यही, ललन सिंह के इस्तीफे की तो पुष्टि हो गई है, बिहार सरकार के मंत्री जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि वो अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन क्या औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने का? देखिए, नेशनल काउंसिल की मीटिंग अभी जारी है, जो 3 बजे से 3:15 बजे के लगभग शुरू हुई थी और अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पार्टी के द्वारा, जिसमें कि ललन सिंह रहेंगे, नीतीश कुमार के रहने की संभावना है। इसके अलावा और जो पार्टी के अन्य नेता हैं वो यहाँ पर रहेंगे और विधिवत घोषणा की जाएगी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जनता दल यू के। क्योंकि अब जो पहली बैठक हुई थी वो नेशनल कमेटी की, तो उसमें ही लगभग क्या 99% हो गया कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। क्योंकि प्रस्ताव जो लाया था वो प्रस्ताव
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लाया था, और उन्होंने वहां इस्तीफा दिया और उसके बाद से उनके नाम को नीतीश कुमार जी के नाम की अनुशंसा किया। ठीक है। तो उसके बाद उसी समय लगभग 12 के करीब में ही ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अब घोषणा मात्र औपचारिकता रह गई है, जो औपचारिकता रह गई है। हम मान लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए, ठीक है। अब आपसे अगला सवाल ये कि ललन सिंह को क्यों जाना पड़ा, और नीतीश कुमार जब अब बने हैं तो आगे का रास्ता क्या होगा जेडीयू का? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ललन सिंह का जाना इस तरीके से, क्योंकि आपको पता होगा कि हालांकि सूत्र के लिहाज से इस खबर को दिया जा रहा है मीडिया हाउसेज में, क्योंकि पिछले 4 महीनों से ललन सिंह और लालू प्रसाद यादव तथा तेजस्वी के बीच जो घनिष्ठता बढ़ी है, उसको लेकर के एक तरह से शक की गुंजाइश बनी थी जदयू के सांगठनिक ढांचे में और नीतीश कुमार के बीच। तो उसमें हुआ कि ये खबर आई थी कि 11 विधायकों की एक मीटिंग हुई थी जो ललन सिंह के बेहद करीबी हैं, और उनकी ये था कि अगर नीतीश कुमार फिर पाला बदलते हैं तो उस स्थिति में ये 10-11 जो विधायक हैं, या पहले भी पाला बदले चाहे नहीं बदले, जो 11 जो विधायक हैं वो तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको 7 सीटों की जरूरत है, 7 विधायकों की जरूरत है। उसके बाद तेजस्वी की अपनी सरकार बन जाएगी वहां महागठबंधन की, माइनस नीतीश। तो इसको लेकर के जो बैठक हुई थी, ना तो संगठन में उसकी जानकारी दी गई, न जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको ये जानकारी दी गई, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को भी इस चीज की इत्तला नहीं थी। उसको लेकर के आनन फानन ये सब जो स्क्रिप्ट लिखा गया, और उस स्क्रिप्ट लिखने के बाद हालांकि ये बताने की पूरी कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के अंदर कोई मतभेद नहीं है, दोनों साथ गाड़ी से आए थे, और बार बार जो भी नेता, जो मीटिंग के बाद जो भी नेताओं ने जो पब्लिक मीडिया जो बातचीत की, उन्होंने बार ये दोहराया कि कोई मतभेद नहीं है। वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को ज्यादा समय देना चाहते थे, मुंगेर लोकसभा सीट से वो। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि औपचारिक तौर पर यही बातें कही जाएंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि कोई संभावित खतरे को भांपते हुए नीतीश कुमार जी ने लगता है समय से ये बदलाव किया है। आगे देखते हैं जेडीयू क्या रास्ता लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए वहां, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ इस वक्त में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।